जय हिंद। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको इंग्लैंड में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो इसको ऑक्सीजन हिंदी में बोलते हैं। ऑक्सीजन कोई भी समझ जाएगा। ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन कहलाएगा। और श्वसन हमने बताया था कि श्वसन आखिर होता क्या है। तो जो हम खाए थे, जो पचाए थे, तोड़े थे, उसको ऊर्जा के रूप में बदलना, मतलब काम करने के लिए जो ऊर्जा होती है हमारे पास, जैसे बैटरी में एनर्जी होती है लाइट जलाने की, वैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास काम करने की ऊर्जा होती है। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन को, जो पचा हुआ भोजन है, उसको तोड़ा जाता है। और यही तोड़ना क्या कहलाता है, यही तोड़ना श्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब कुछ नहीं, ऑक्सीजन को मिला के तोड़ देंगे, बस वही ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो ऑक्सीजन से तोड़ा जाएगा तो ऑक्सीजन, और जो बिना ऑक्सीजन के तोड़ा जाएगा अनऑक्सीजन। हम पिछले लेक्चर में अनऑक्सीजन पढ़ा दिए हैं, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक, अब इस ऑक्सीजन को देखते हैं। आप बस फुल लेक्चर देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि ऑक्सीजन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। तो उन गैसों में ऑक्सीजन भी होता है। 21% ऑक्सीजन होता है। आप पढ़े हैं ना कि 21% ऑक्सीजन होता है। मतलब कि अगर 100% हवा है, 100% अगर हवा है तो उसमें 21% क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक, और क्या होता है उसके बाद 78% नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। ठीक, मतलब बहुत सारी गैसें हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर के और उसको क्या करते हैं, हम उसको श्वसन उससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। जैसे अब आप सुने होंगे कि दहन क्या होता है। दहन मतलब किसी चीज़ को जलाना या नष्ट करना, दहन कहलाता है। तो जैसे हम लकड़ी जलाते हैं ना लकड़ी, तो जैसे जलाते हैं ऑक्सीजन लेने लगता है और जलने लगता है। अब कोई एक्सपेरिमेंट दिखाता है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही मोमबत्ती अगर जला रहे होते हैं, तो जैसे ही हम मोमबत्ती को ग्लास से ढकते हैं, जैसे गिलासिया से ढकते हैं, वैसे क्या होता है, बुझ जाता है। कहाँ बुझ जाता है, क्योंकि जितना उसमें ऑक्सीजन था वो खींच के जल गया, और उसके बाद ऑक्सीजन को मिला के और जल गया मोमबत्ती। और जब ऑक्सीजन नहीं बचा तब क्या होगा, वो बुझ जाएगा। इसको ऑक्सीजन में नहीं दे रहे हैं तो बुझ जाएगा। ठीक, तो वैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में भी ऐसे ही होता है श्वसन। ऑक्सीजन से भोजन को तोड़ा जाता है और तोड़ करके ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा को जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, विद्युत आ रहा है, मतलब लाइट आ रहा है जिससे बल्ब जलता है। तो कई भाषा में इसको लोग बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। देहात में लोग बहुत ज़्यादा भाषा में बोलते हैं। तो वो जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टरों में मतलब रख लेते हैं स्टोर करके। इन्वर्टर में क्या होता है, एक बैटरी होता है। बैटरी कहता है लाओ लाओ लाओ, हम रख ले रहे हैं, लाओ, तो वो रख लेता है। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ केमिकल होता है। केमिकल क्या होता है, केमिकल मतलब कि कुछ रसायन होता है, रसायन। ठीक, तो उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। मतलब बैटरी का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने अंदर रख लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसको छोड़ता है जब ज़रूरत होता है। तो ज़रूरत होने पे किस में छोड़ता है, फिर ADP उसको किसके रूप में छोड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में छोड़ता है, मतलब विद्युत के रूप में छोड़ता है। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है ऊर्जा बनाता है, और जैसे ऊर्जा बनाता है क्या होता है, कहता है कि हम इसको रखेंगे। अब मान लीजिए ऊर्जा बना के सब खर्च कर दिए, तो उसका क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब हुआ। एक ही बार ऊर्जा खत्म, मतलब नष्ट हो गया, निकल गया, खत्म, जा, अब कोनो कम में नहीं होगा। हम बोल रहे हैं, बोलियो नहीं पाएंगे, खड़े हैं, खड़े भी नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं होगा। हमारे शरीर के अंदर पाचन भी होता है, पाचन भी नहीं होगा, रुक जाएगा, हम मर जाएंगे, ठंग जाएंगे। ठीक, तो वैसे ही इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ऊर्जा को हम रखेंगे, पहले काहे लिए रखेंगे कि हमको ऊर्जा तनी तनी चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा चाहिए, काहे थोड़ा थोड़ा चाहिए, उतना एक ही बार ऊर्जा आप ले लेते हैं, नहीं ना लेते हैं। तो उस ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा यूज करने के लिए हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में
स्टोर करते हैं, वैसे ही ऊर्जा को भी हम एक फॉर्म में स्टोर करते हैं जिसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी एक मान लीजिए एक बैटरी है, ऊर्जा को रखने वाला बैटरी है, कहता है लाओ लाओ हम रख ले रहे हैं, लाओ लाओ रख ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, एटीपी भी एक रासायनिक पदार्थ है, एटीपी भी रासायनिक पदार्थ है। एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद हो गया, ठीक। अब ये जो होता है, जैसे ही ऊर्जा शोषण करके बनता है, कहता है लाओ लाओ हम रख ले रहे हैं, लाओ लाओ जल्दी लाओ, ले लेता है, उसके बाद रख लेता है। उसके बाद क्या करता है, तो इसके रूप में बस मतलब संचित होता है, स्टोर होता है। उसके बाद क्या करता है, मान लीजिए यूज करना होगा तो हम रसायन पदार्थ नहीं न लेंगे, हम पदार्थ को ऊर्जा नहीं न बनाएंगे, तो उसको एनर्जी में फिर कन्वर्ट किया जाता है। पहले इसको रासायनिक पदार्थ में कन्वर्ट किया, अब इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है तो एटीपी बदल जाता है एडीपी में। अभी एडीपी क्या होता है, एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। तो इसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित हो जाता है तो हम अपना काम करने लगते हैं। मतलब कि जितने ऊर्जा की ज़रूरत होती है उतना एटीपी हम परिवर्तित कर देते हैं एडीपी में। एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डी से डाई, याद रखिएगा, डी से डाइफॉस्फेट, ठीक। अब समझते हैं कि ये श्वसन जो है कहाँ होता है, आखिर होता कहाँ है भाई, हमको ऊर्जा मिलेगा कहाँ, आखिर हमारा शरीर इतना है, इतना बड़ा है, और इसमें ऊर्जा बनेगा तो हर जगह बनना चाहिए ऊर्जा। कैसे हमारा हाथ काम कर रहा है, एक उंगली काम कर रहा है, तो इस उंगली को हिलाने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, कि बिना ऊर्जा का आप हिला सकते हैं अपने उंगली को। अब जीभ हिला रहे हैं, हम जीभ हिला करके बोल रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें का ऊर्जा ही खत्म हो गया, तो ऐसे बोलेगा माइट्रोकांडी, अब ऐसे बोलेगा तो ऐसे बोलने लगेगा। तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा हर जगह बनना चाहिए और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी बंटना चाहिए। तो उसके लिए ऊर्जा कहाँ बनता है, तो चलिए देखते हैं। ऊर्जा जो होता है वो हमने बताया था कोशिका में बनता है। कोशिका कैसे होता है, ये होता है कोशिका, इसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक। कोशिका द्रव्य भरे होंगे, मतलब क्या होगा, एक फ्लूइड होगा। जैसे जल नहीं होता है वैसे ही गाढ़ा पदार्थ इसमें भी होता है, मतलब कि पानी पीने वाला जो होता है वैसे ही बस गाढ़ा थोड़ा होता है और इसी में भरा होता है। इसमें कई कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उसमें एक होता है माइट्रोकांडिया। सुने हैं ना, माइट्रोकांडिया, इसका नाम क्या होता है, माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया याद रखिएगा, कोशिका में एक कौन सा अंग पाया जाता है, माइट्रोकांडिया। श्वसन कहाँ होता है, माइट्रोकांडिया में। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, माइट्रोकांडिया में। जब भी पूछेगा कि ऑक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, माइट्रोकांडिया में, झट से मारिएगा माइट्रोकांडिया, ठीक। तो माइट्रोकांडिया में क्या होता है, माइट्रोकांडिया में ऑक्सीजन आया रहता है, ऑक्सीजन आया रहता है। और मान लीजिए हमको ऑक्सी शोषण ही कराना है, इसमें ऑक्सीजन ये है, तो हम क्या करेंगे, फट से इसको जो ग्लूकोज था उसको इसमें डालेंगे और फट से हमारा क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। तो हम बताए थे कि श्वसन होता है तो पहले जो होता है ग्लूकोज को किस में बदला जाता है, पाइरूवेट अम्ल में, पाइरूवेट में, और इसको दूसरे भाषा में पाइरुविक अम्ल भी बोलते हैं। एगो अम्ल होता है खट्टा पदार्थ, उसी में बदल दिया जाता है। और उसको बदलने के लिए कहाँ बदला जाता है, बिना हवा का, बिना ऑक्सीजन का, इस द्रव्य में है, लिक्विडवा है ना, इसी में बदला जाएगा। लिक्विड जो है इसी में बदला जाएगा। तो इसी में ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है हम पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, ठीक। तो उसको जैसे पाइरूवेट में बदल जाएगा तो पाइरूवेट को इस माइट्रोकांडिया में दे देते हैं, और जैसे माइट्रोकांडिया में देते हैं इसमें एक क्रेब्स साइकिल नाम का एक चक्र होता है। अभी का है क्रेब्स साइकिल चक्र, मतलब क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र, जिसको इंग्लिश में मतलब इंग्लैंड वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, ठीक। तो इसी को क्रेब्स साइकिल चलता है। अब क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये कुछ नहीं है, एक अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए हम कागज़ जला रहे हैं ना, कागज़ जलाना भी एक अभिक्रिया है, मतलब कि परिवर्तन हो रहा है, मतलब बदल रहा है, बस वही अभिक्रिया। तो वैसे ही
जो बदल रहा है ये पाइरूवेट ऊर्जा के रूप में, तो इसमें वैसे ही अभिक्रिया हो रहा है कुछ, और उसी अभिक्रिया का नाम है क्रेब्स साइकिल। अब इसका नाम क्रेब्स साइकिल कहाँ है पड़ा? क्रेब्स साइकिल, देखिएगा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल इसलिए पड़ा कि ना ये जो साइकिल चल रहा था, जो अभिक्रिया हो रहा था, इस अभिक्रिया को क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा था, मतलब देखा था, तो अपने नामों पे रख दिया, बस इसको याद करना पड़ता है। तो क्रेब्स साइकिल जो होता है, इसमें होता है अभिक्रिया, उसके बाद ऊर्जा बनता है। ऊर्जा जैसे बनता है आप जानते हैं एटीपी में बदल जाता है। एटीपी कहता है लाओ लाओ हम रख ले रहे हैं, उसके बाद एटीपी सीधा एडीपी में बदल जाता है, एडीपी में बदल जाता है, और एडीपी का हम इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक, तो समझ में आ गया। पूछेगा कि ऊर्जा को किस रूप में रखा जाता है, तो ऊर्जा को एटीपी के रूप में रखा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब ऊर्जा को किस रूप में यूज किया जाता है? अब हम बोल रहे हैं कौन रूप में बोल रहे हैं, कौन रूप में ऊर्जा को लेकर बोल रहे हैं? एडीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, याद रखिएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, तो ये होता है ऑक्सीश्वसन, इतना होता है। अब हम समझते हैं कि दहन और श्वसन में अंतर क्या है। कैसे कि दहन में भी ऑक्सीजन वे ले रहा है और श्वसन में भी ऑक्सीजन वे ले रहा है। मतलब दहन किसको बोलते हैं? दहन जो किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उसी को दहन बोलते हैं। तो चलिए इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स बनाते रहिएगा। अपने मन से नोट्स बनाएंगे तभी सही रहेगा। इतना शॉर्ट में हम लिखे हैं, इसको आप पूरे फैला करके लिखिएगा जैसे जैसे मैं बताऊँ। ठीक, तो नोट्स बनाते रहिए। अब देखते हैं कैसे इसमें मतलब दहन में और श्वसन में अंतर है। अब देखिए जो होता है ऑक्सीश्वसन, मतलब ऑक्सीजन से हम भोजन को तोड़कर ऊर्जा बना रहे थे ना, उसमें जो होता है ग्लूकोज का अगर एक अणु होगा, ग्लूकोज मतलब एक पदार्थ है जो पचने के बाद बचता है, मुख्य रूप से यही बचता है। अब मान लीजिए कोई भीड़ आ रहा है, उसमें एक नेता आ रहा है, तो नेता मेन है कि भीड़ मेन है? नेता मेन है ना। तो वैसे ही इसमें जो पचने के बाद बचता है ज़्यादातर ग्लूकोज वे बच जाता है, तो ग्लूकोज को हम मुख्य पदार्थ मान लेते हैं श्वसन के लिए। ठीक, तो जो ग्लूकोज होता है उसके एक अणु के श्वसन से, मतलब एक अणु के टूटने से ना ये 38 एटीपी बनता है, 38 एटीपी। अब मान लीजिए कि कोई 38 एटीपी का मतलब, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को, ये मार्कर है ना, अगर एक बार उठा रहे हैं तो मान लीजिए 1 एटीपी। ठीक, मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए 1 एटीपी, तो ऐसे हम 38 बार इसको उठा सकते हैं। और जबकि अनाक्सी श्वसन में, मतलब एक ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन से हम श्वसन करेंगे तो 38 बार उठा सकते हैं, और जब अनाक्सी श्वसन इसी ग्लूकोज काम कर देंगे तो 2 से 3 बार उठाइए पाएंगे, इसके बाद नहीं उठेगा। मतलब कि ऑक्सीश्वसन में ज़्यादा ऊर्जा बन रहा है और अनाक्सीश्वसन में क्या बन रहा है? कम ऊर्जा बन रहा है। ठीक, कम ऊर्जा बन रहा है, तो ऑक्सीश्वसन में ज़्यादा ऊर्जा बनता है। पूछेगा ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से कितनी ऊर्जा बनती है, तो सट दे मारिएगा 38 एटीपी, 38 एटीपी। बोलेगा कि ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता है, मार दीजिएगा 38 एटीपी। ठीक, उसके बाद पूछेगा कि ऑक्सीश्वसन की अपेक्षा आप लिखिएगा, मतलब पूछेगा कि ऑक्सीश्वसन और अनाक्सीश्वसन में अंतर समझाइए, तो उसमें एक अंतर ये भी लिख दीजिएगा कि ऑक्सीश्वसन में ज़्यादा ऊर्जा बनता है और अनाक्सीश्वसन में कम ऊर्जा बनता है। ठीक, तो ये हम अभी नहीं समझाए थे, अब समझाएं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि 38 एटीपी एक ग्लूकोज के टूटने से बनता है। याद रहेगा ना कि 38 एटीपी कितना बनेगा? 38 एटीपी एक ग्लूकोज के टूटने से कितना? 38 एटीपी। किसमें? ऑक्सीश्वसन में। किसमें? ऑक्सीश्वसन में। और अनाक्सीश्वसन में 2 या 3 बनेगा, 2 से 3 बनेगा। बताइए ना कितना कम बन रहा है। इसमें हम सबसे बढ़िया ऑक्सीश्वसन नहीं करेंगे, तो इसीलिए मनुष्य को ऑक्सीश्वसन के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, ज़्यादा काम इसको करना पड़ता है मनुष्य को। दानव है मनुष्य, कुछ करता रहता है, तो इसलिए अब चलिए अब देखते हैं श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है? श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है? जैव रासायनिक प्रक्रिया मतलब जीवों के अंदर, हम जीवित हैं ना कि मर गए हैं? नहीं मरे हैं। तो जीवों के अंदर, जीवित शरीर के अंदर जो क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, जैसे हम कुछ दूध में पानी मिला रहे हैं। ठीक, तो ये भी अभिक्रिया है।
तो वैसे ही अगर जीवों के अंदर, अगर हमारे अंदर होगा ये, तो इसको बोलेंगे जैव रासायनिक क्रिया। मतलब हमारे अंदरवा हो रहा है, अंदरवा हो रहा है तो हम जीव हैं, तो इसीलिए जैव रासायनिक क्रिया। अब बाहर यही होगा तो इसको बोलेंगे कि यह रासायनिक क्रिया है, बस रासायनिक क्रिया है, जीव के अंदर नहीं ना हो रहा है। मान लीजिए यहाँ हम जमीन है, जमीन पे रख के कागज़ बार दिए तो ये जीव के अंदर हो रहा है, जमीन पे हो रहा है, तो जमीन पे हो रहा है, इसलिए रासायनिक क्रिया है। और ये नियंत्रित क्रिया है, मतलब कि हमारे नियंत्रण में है। अब जैसे हम फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन हमारे नियंत्रण में होता है। जब हम कमांड देते हैं, कुछ कहते हैं यूट्यूब चलाएंगे, तो यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तब यूट्यूब आता है। अब व्हाट्सएप चलाना होता है तो व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तभी व्हाट्सएप आता है। मतलब हम उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो ये श्वसन जो होता है नियंत्रित क्रिया है। इसके लिए एटीपी के इसलिए इसे एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। अब इसे एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। इस ऊर्जा से जो ऊर्जा निकला होता है श्वसन से, उसको एटीपी के रूप में हम रख लेते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कागज़ जला दिए, उसके लिए कितना प्रक्रिया करना पड़ेगा, तब जा कर के आप उस हीट को दूसरे एनर्जी में बदलेंगे, फिर स्टोर करेंगे, तब ना होगा। तो ये अनियंत्रित क्रिया है। जो दहन होता है, दहन क्या होता है? किसी चीज़ को जलाना ही दहन होता है। ऑक्सीजन के साथ किसी चीज़ की अभिक्रिया दहन। कोई पूछेगा दहन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ किसी चीज़ की अभिक्रिया दहन कहलाती है। ऑक्सीजन के साथ जलाना ही दहन कहलाता है। ठीक। अब मान लीजिए ये कागज़ है ना, इस कागज़ को अब ऑक्सीजन के साथ ही तो जला रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं। अब नियंत्रित क्रिया है, मान लीजिए बार दिए, अब कहेंगे बुझ जा, नहीं बुझेगा ना। अब कहेंगे कि तुम एनर्जी रख लो, नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? भाई इसके पास इतनी क्षमता नहीं है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक। तो ये अनियंत्रित क्रिया है, इसलिए इसमें ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मुक्त हो जाता है। ऊष्मा क्या होता है? गर्मी जो होती है उसको ऊष्मा बोलते हैं, और प्रकाश मतलब लाइट, जो उजाला होता है, जिसको देहात में लोग अंजोर बोलते हैं। तो उजाला और प्रकाश ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। अब यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। जो श्वसन होता है चरणबद्ध। अब मान लीजिए चरणबद्ध का मतलब, जैसे हमको यूट्यूब पे कुछ चलाना है, मान लीजिए देखना है कि मैगी कैसे बनता है, नूडल्स कैसे बनता है, तो हम पहले जाएंगे यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पे फिर सर्च बार पे क्लिक करेंगे, सर्च बार पे क्लिक करने के बाद उस पर सर्च करेंगे। तो कितना चरण हो गया? यूट्यूब पे क्लिक किए, फिर सर्च बार पे क्लिक किए, 2 चरण, तीसरा चरण फिर सर्च किए, चौथा चरण में हम वीडियो पे क्लिक किए। तो वैसे ही ये भी चरणबद्ध प्रक्रिया है। पहले क्या होता है? ग्लूकोज को किस में बदला जाता है? पायरुविक अम्ल में। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी वही काम करता है, वो भी कुछ चरण में श्वसन कराता है। तो श्वसन अब अभी आपके सिलेबस में ये नहीं दिया है क्रेब्स साइकिल क्या होता है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। क्रेब्स साइकिल क्या होता है इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक। तो जो होता है उसको चरण में, जैसे हम कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, वैसे ही श्वसन भी स्टेप बाय स्टेप होता है। और जलाते हैं तो क्या स्टेप बाय स्टेप होता है? कहते हैं पहले माचिस बारेंगे फिर जलाएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं ना है। अब मान लीजिए हम लाइटर जला के सीधा जला दिए, तो स्टेप बाय स्टेप तो हो नहीं रहा है, सीधा जल जा रहा है। तो इसलिए ये चरणबद्ध क्रिया नहीं है। तो इतना समझ में आया कि दहन और श्वसन में अंतर क्या होता है। जलाने और किसी चीज़ को जलाने में और हम सांस लेते हैं उसमें क्या अंतर है, बस इतना ही हमको समझना था। अब हम समझते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है। ठीक। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके साथ हम जो चार्ट बनाए थे, ऐसे वाला क्या था, यहाँ पे ग्लूकोज था और ऐसे बनाए थे, फिर ऐसे बनाए थे। ये चार्ट भी समझेंगे, फिर दोबारा समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक। तो इसको समझेंगे अगले लेक्चर में इन दोनों को। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसके साथ ही मतलब वीडियो के साथ ही नोट्स बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।